गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे 2 अगस्त और आज अलग अलग न्यूज़पेपर के सोर्सेज से जो 7 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, एक बार उनको ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टेप बेसिकली यहाँ पे लिया है। तो जेस्टेशन डायबिटीज़ क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं वो इससे कैसे इम्पैक्ट होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डिसीज़ वाले सेक्शन से कभी कभी जो साइंस एंड टेक है वहाँ से सवाल यहाँ से आ जाते हैं। स्टर्जिन के बारे में बात करेंगे, ये हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से। तो एक फिश है ये जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हुंगी पर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम के अंदर पड़ती है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है, कुछ अच्छे रीजंस की वजह से नहीं, लेकिन बात करेंगे क्या है पूरा मामला। झूमर डांस आसाम से बिलोंग करता है, थोड़ा सा बात करेंगे। फिन वेल जो कि जापान, देखिए जापान दुनिया में वन ऑफ द फ्यू कंट्री है जहां पे कमर्शियल तरीके से वेल को पकड़ा जाता है या फिर वेल की हंटिंग की जाती है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। नेशनल कल्चर फंड थोड़ा सा बात करेंगे। ये फंड या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो कभी कभी न्यूज़ में आती है 2 3 4 साल में, लेकिन जब भी न्यूज़ में आती है तो यूपीएससी की नज़र हमेशा इनके ऊपर रहती है, यहाँ से सवाल पूछता है यूपीएससी, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो है अचनकमर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ समय पहले एक ब्लैक पैंथर को देखा गया था, स्पॉट किया गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग, और ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, 3 टॉपिक 4 टॉपिक बेसिकली आज हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा बहुत डिटेल में जाने वाले टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक है, फैक्ट बेस्ड टॉपिक हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मामला क्या है। दिल्ली डिक्लेरेशन, ये टर्म आपने याद रखनी है। दिल्ली डिक्लेरेशन जो वर्ड है, ये जो कीवर्ड है, इसको हम लोगों ने थोड़े समय पहले भी यूज किया था, जब इंडिया में G20 मीटिंग चल रही थी उस समय, क्योंकि इस बार G20 इंडिया में हुआ था, तो उस समय पे भी दिल्ली डिक्लेरेशन वर्ड का यूज किया गया था, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे जो हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। मामला क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अभी इंडिया में दिल्ली में 18th एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया, जिसे डिप्सी कहते हैं फॉर्म में। वो अभी चल रही है, तो उसकी रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इसकी जो मेन मीटिंग है वो मार्च के महीने में हुई थी। इसका पर्पस क्या है, देखिए डायबिटीज, इंडिया को डायबिटीज वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, राइट। देखिए, जब आम आदमी को डायबिटीज होती है ना, तो उसके सिम्टम्स उसको नजर आते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है, डायग्नोसिस करता है, दवाई लेता है। लेकिन प्रेग्नेंट वीमेन को जो डायबिटीज होती है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे सिर्फ मदर ही नहीं, आने वाला जो फ्यूचर में बच्चा है उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। और ये प्रेग्नेंट वीमेन को जो स्पेशल टाइप ऑफ जो डायबिटीज होती है, इसके सिम्टम्स भी नजर नहीं आते हैं। जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करोगे ना, आपको इसके खास सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे। क्या है पूरा मामला बता देता हूं आपको। इसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। सिंपली आप इसको जेस्टेशनल डायबिटीज भी कह सकते हो। जेस्टेशन मतलब जब बेबी पेट में होता है माँ के, उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यूजुअली 24 से 28 मंथ के बीच में इस तरह की डायबिटीज पैदा होती है। थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। हमारी बॉडी में एक चीज होती है इंसुलिन, है ना, आपने सुना ही होगा इसका अच्छे से नाम। इंसुलिन का काम क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारी ब्लड में होती है, ठीक है, उसको ब्लड से सेल्स तक, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, बॉडी के सेल्स होते हैं, उनको उन तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को सप्लाई करता है टू द सेल्स, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, राइट। अब अगर किसी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, या फिर उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, तो इंसुलिन क्योंकि बॉडी में कम हो गया, उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड से सेल में नहीं जा पाती है, और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और सेल्स में क्योंकि एनर्जी नहीं जा रही है ब्लड से, इसलिए हमें थकान महसूस होती है। तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, इसमें भी यही होता है। जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनकी बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनके सेल्स में एनर्जी नहीं जा पाती और उनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अभी सीधी सी बात है, शुगर जब सेल्स में नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है। इसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। इसका हम लोगों ने एक ना मेजरमेंट रखा हुआ है, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा
आपकी ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज है, इसका मतलब आपको ये टाइप 2 डायबिटीज जिसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं वो आपको हो गई है। और आपके पेट में जो बेबी है उसको भी हो सकता है। देखिए बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद ये आपको कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो बेबी होगा हो सकता है उसको भी बाद में ओबेसिटी, मोटापा आ जाए, उसको उसकी बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, उस बेबी को भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है फ्यूचर में। तो ये बेसिकली एक ऐसा डिसीज है जो छुपा हुआ है, सामने नजर नहीं आता है, बहुत खतरनाक नजर नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे ये मदर और बच्चों को आने वाले फ्यूचर में उनको भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इसके लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। तो सरकार ने अभी ये कहा है कि भाई देखिए हम लोग इंडिया में क्या करेंगे, जो प्रेग्नेंट वीमेन होंगी उनका हम लोग टेस्ट करवाएंगे, प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करवाएंगे। और अगर शुगर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा क्वांटिटी अगर 110 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। जिन वीमेन के अंदर ये होता है उनको बेसिकली ज़्यादातर क्या रहता है, वोमिटिंग आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इरिटेशंस वगैरह हो जाती हैं, वो थोड़ा थोड़ा उनको जो है नज़र आता है। तो ये कंडीशंस में हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी सामने निकल के आया है इस मीटिंग से, इसको कहा जा रहा है फीटल ओरिजिन ऑफ द एडल्ट डिसीज। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि जब फीटल मतलब जो बेबी होता है पेट में, उसको जब डिसीज होते हैं, आप बाद में जब पैदा होते हो, अडल्ट होते हो, वो डिसीज आपको बाद में भी नजर आते हैं, उनको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ द अडल्ट डिसीज। आपकी मदर को, अगर मदर को ये इशू है, फीटल को है, और फिर बाद में यंग लोगों को भी हो जाती है, तो उसे हम लोग फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिसीज कहते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ही इसका एकमात्र अभी सॉल्यूशन है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी वीमेन के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली पाया जाता है तो उसको फॉलो अप करके उसका इलाज किया जा सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया था, इससे ज्यादा डिटेल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले दिनों ये फोटो बहुत वायरल हो गई थी जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके हाथ में देखिए फिश है। इस फिश को बोला जाता है स्टर्जियन। ठीक है, स्टर्जियन इस फिश का नाम है। ये अरल सी, कैस्पियन सी, वहां पे ये ज्यादातर पाई जाती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जरा, दिखाता हूं आपको, इसे कैवियार कहा जाता है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड आइटम्स में आता है। इसे कैवियार कहते हैं। इंडिया में तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं। बहुत 5 स्टार 7 स्टार होटल में अगर आप जाओगे लाखों रुपए का आता है। आपको यूरोप में जाओगे ज्यादातर लोग इसको वहीं पे खाते हैं। होता क्या है, केवियार जो फिश होती हैं उनकी जो ओवरी होती है उसमें से अंडे निकाले जाते हैं। बेसिकली ये मछली के अंडे होते हैं, आप ये कह सकते हो। लेकिन हर फिश के अंडे, एग्स, कैवियार नहीं होते हैं। कुछ खास फिश ऐसी हैं जिसमें से स्टर्जियन एक नाम है, जिसके अंडों से ये कैवियार बनाया जाता है। पूरी दुनिया में फेमस है। जो बहुत बहुत अमीर लोग होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, वो लोग इसको देखो, खाने को तो आप भी खा सकते हो लेकिन पैसा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसके लिए इस फिश को कल्टीवेट भी किया जाता है। चाइना वगैरह में कुछ लेक्स हैं जहां पे कल्टीवेट करते हैं। एक्चुअली चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा केवियर प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन कुछ रिवर्स में यह पाया जाता है। ठीक है, वहां से लोग इसकी इलीगल हंटिंग करते हैं स्टर्जियन की। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हो रही है। जो डैन्यूब रिवर है यूरोप के अंदर, वहां पे कुछ हिस्सों में ये स्टर्जियन जो फिश है वो पाई जाती है। और जहां पे इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, पोचिंग होती है, लोग इनकी हंटिंग करते हैं केवियर के लिए। पिक्चर आप ऊपर देख ही सकते हो। ये जो स्टर्जियन फिश है, इन स्टर्जियन फिश को कहा जाता है कि भैया ये दुनिया की सबसे एंशियंट, सबसे पुरानी फिश है। इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। एक फिश कम से कम 100 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है अगर उसको जिंदा रहने देंगे तो, अगर उससे पहले उसको नहीं पकड़ेंगे तो। और ये फिश हर साल बच्चे पैदा नहीं करती है। ठीक है, 2-3-4 साल में एक बार करती है। इसीलिए अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनकी पॉपुलेशन को रिकवर करना। टेम्परेट वाटर्स यानी कि ठंडे पानी में ये पाई जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलती है। ये फिश आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है और आपको सी वाटर में भी मिल सकती है, दोनों जगह पे बेसिकली रहती है। लेकिन ज्यादातर इसकी जो पॉपुलेशन है वो डैन्यूब रिवर के अंदर पाई जाती है। स्टर्जियन फिश एक क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टरलेट, रशियन स्टर्जियन, बेलुगा। ये बेलुगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को पकड़ा जाता है। उसके अलावा दूसरी स्टर्जियन भी यहाँ पे आती हैं। इस फिश की टोटल 63 वराइटीज पाई जाती हैं, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो सोचने की बात है भाई, 68
कैटेगरीज में से मतलब 63 कैटेगरीज को क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखा गया है। तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये। कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आपको याद रह सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। जैसे स्टेलेट स्टर्जियन, रशियन बेलुगा, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई हैं। यूरोपियन स्टर्जियन और शिप स्टर्जियन को लोकली एक्सटिंक्ट माना गया, मतलब ये डैन्यूब रिवर के अंदर नहीं मिलती हैं। कुछ लोग इनको कुछ वाटर बॉडीज वगैरह के अंदर कल्टीवेट करते हैं, लेकिन रिवर में नहीं मिलती हैं। आज से नहीं, हजारों साल से ये जो कैवियार है यूज किए जा रहे हैं। इसका जो अर्ली जो एविडेंस है, बेसिकली जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, वहां पे भी जो लोग रिच क्लास हुआ करती थी रोमन एम्पायर में, तब वो कैवियर का यूज़ क्या करती थी, अंडों को निकाल के थोड़ा सा उसको सोल्ट के साथ मिक्स करके फिल्टर विल्टर करके ये सब बनाया जाता है। उसीलिए जो है ज़्यादातर इसका वो सब किया जाता है। एक फिशिंग मेथड होता है जिसे करमाची कहते हैं। ये जो हुक होती हैं उनसे इनको पकड़ा जाता है बेसिकली, इसे करमाची कहते हैं। केवियर वगैरह के लिए मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डैम कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, उस सब की वजह से ये डेंजर में यहाँ पे जा रहा है। इतना याद रखो के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन वगैरह में ज़्यादातर ये पकड़ा जाता है। एनीवेज आगे बढ़ें। हुलंगपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी, आसाम के अंदर पड़ती है। न्यूज में क्या हुआ आपको मैं बता देता हूं। एक कंपनी है, नाम आपने उसका सुना होगा, वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड ने अभी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा है कि साहब देखिए, जो आसाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हो सकता है यहां पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए वैसे भी आसाम के अंदर पेट्रोलियम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं, डीबोई वगैरह से बहुत पुराने जमाने से कर रहे हैं। तो कंपनी ने ये गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि प्लीज आप मुझे अलाउ करिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया है, लेकिन हो सकता है इसको कर ले। तो ये जो हुलंगपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका जो इको सेंसिटिव जोन है, यहां पे ड्रिलिंग करने की परमिशन मांगी है, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब वो होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन न्यूज में है, क्योंकि ऐसे कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हो सकता है। और इंडिया को तो भाई पेट्रोलियम नेचुरल गैस चाहिए ही होता है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से। लेकिन क्या वो हम लोग एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्शन करके करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहीं पे वो सवाल आता है, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ। यहीं पे सवाल आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या करें भाई, हमें नेचुरल गैस चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, हमें उसको प्रायोरिटी दें, या अपने नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रायोरिटी दें, क्या करें? तो वो बीच का रास्ता क्या है? वही सवाल जब आते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल वहां पर डाल सकते हो अपने मेंस वाले आंसर्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जोरहाट में, आसाम में ये पाई जाती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपसे वो क्या करेगा, सेंचुरी का नाम देगा, फिर बाद में उसकी करेक्टरिस्टिक्स देगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये गिबोन है, आपको नजर पिक्चर में नजर आ ही रहा होगा। ये इसको कहा जाता, ये इंडिया का एकमात्र गिबोन है बेसिकली, हुलो गिबोन इसको कहते हैं। इंडिया का एकमात्र प्राइमेट है ये, नॉकटर्नल है, रात को एक्टिव रहता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, देखिए थोड़ा, ये इसे बंगाल स्लो लोरी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कई बार न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो हम लोग स्लोथ बेयर देखते हैं उसके जैसा नज़र आता है। तो ये बंगाल स्लो लोरिस इसको बोलते हैं। 1981 के अंदर इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था। फिर बाद में 1997 में हम लोगों ने इसको सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। एक रिवर है बड़ी इंपॉर्टेंट, भोगदोई रिवर, जो यहाँ से फ्लो करती है, थोड़ा आपने इसको याद रखना है। एक स्पेशल तरह के प्लांट्स होते हैं, ये देखिए जरा, जिसे हम लोग डिप्टेरोकैक्टस कहते हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर इस सेंचुरी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे सैम, अमारी, सोपास, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा थोड़ा तो आप याद कर लेना, ठीक है। ब्लैक बजा, गिबन वगैरह वो आपको देखने को मिलता है। अच्छा खासा रेनफॉल होता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। पोचिंग वोचिंग, इलीगल हंटिंग वगैरह यहाँ पे खूब सारी होती है अनफॉर्चुनेटली। चलिए, झूमर डांस। तो आसाम से एक और न्यूज आती है। आसाम की गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि 8000 डांसर्स गुवाहाटी में नवंबर 20 को डांस करेंगे, ठीक है। तो एक मेगा झूमर डांस परफॉर्मेंस रखा जाएगा। ये जो डांस परफॉर्मेंस है ना, क्योंकि आसाम के अंदर देखिए टी गार्डनिंग होती है, तो टी गार्डनिंग करने वाली जो कम्युनिटीज होती हैं उनमें ये बहुत फेमस होता है झूमर डांस, वो इसको करते हैं। एक तो आपने याद रखना है, टी गार्डनिंग कम्युनिटीज को करते हैं ज्यादातर। इसको जो यंग गर्ल्स है और वीमेन है वो करती हैं। कभी कभी इसको मेल भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट ज्यादातर फीमेल और यंग गर्ल्स करती हैं। फेस्टिवल
का जो रीज़न है वो अलग-अलग हो सकता है। सोशल लाइफ़ को सेलिब्रेट करने के लिए, हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम, ढोल वगैरह, वो सब यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कई सारे फेस्टिवल आसाम के अंदर मनाए जाते हैं, जिसमें से बिहू, तुसु पूजा वगैरह, उनके दौरान भी ये परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा यूट्यूब पे आप इसकी वीडियो देख सकते हो, झूमर डांस आसाम की, तो आपको थोड़ा मिल जाएगा। सर्कुलर एक फॉर्मेशन सी होती है, जहाँ पे ये बना के जो है थोड़ा बढ़िया तरीके से डांस किया जाता है। ब्राइट कलर्स जो है वो पहने जाते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप उसको देखोगे यूट्यूब पे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। फिनवेल, तो बेसिकली ट्रेडिशनली अगर देखा जाए ना, जापान के अंदर वेल पकड़ी जाती है। जापान दुनिया का वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहां पे आज भी वेल को पकड़ा जाता है। किस लिए भैया? फूड के लिए, ऑयल के लिए, ज्यादातर फूड के लिए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जब बहुत सारा फैमिन आ गया था फ्रांस के अंदर, तो लोगों के पास प्रोटीन और फूड का एक सोर्स वो वेल था। वेल बहुत बड़ी फिश होती है, तो एक को अगर हमने पकड़ लिया तो काफी सारे लोगों की फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। उससे पहले भी जापान में वेल को पकड़ा जाता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल वेल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1988 के अंदर वेल की कमर्शियल हंटिंग के ऊपर बैन लगा दिया था। हालांकि जापान ने उस बात को नहीं माना। जापान ने कुछ साल पहले ही वेल को पकड़ना बंद किया था, लेकिन अभी जापान के अंदर दोबारा से इसको अलाउ किया गया है 2-3 साल पहले ही। लेकिन वहां पे जो यूजली दूसरी वेल पकड़ी जाती थी, फिन वेल वहां नहीं पकड़ी जाती थी। अब जापान में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे कुछ पॉलिटिशियंस ने ये कहा है कि जो ट्रेडिशनली वेल को पकड़ने वाली कम्युनिटी हैं, उनको हम लोग अधिकार देंगे कि वो फिन वेल को भी पकड़ सकते हैं। और ऐसा देखा गया है जापान के द्वारा कि पिछले 8-10 सालों में जो फिन वेल है, इसकी पॉपुलेशन जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ गई है। इसलिए वहां पे फिन वेल की हंटिंग की जा सकती है कमर्शियल तरीके से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लोग व्हेल को बहुत पसंद करते हैं एक्चुअली। और ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं, कुछ मतलब लोगों का शौक है ये वहाँ पे। वो लोग समंदर के किनारे बैठे रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली काफ़ी ज़्यादा व्हेल बेचारी वो फंस जाती हैं, और वो मतलब बीच पे आ जाती हैं, तो लोग उनको धक्का मार के बीच में अंदर डाल देते हैं। तो बेसिकली व्हेल को ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वर्शिप भी करते हैं कुछ लोग। लेकिन जापान उनको पकड़ता है खाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिन बैक वेल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसे कॉमन रोरक भी कहते हैं, ठीक है, थोड़ा उसको याद रखें आप लोग। सेकंड लॉन्गेस्ट वेल मानी जाती है ये दुनिया की। सबसे पहले नंबर पे तो ब्लू वेल आती है। आज पिक्चर में देख सकते हैं एलिफेंट को, इसको कंपेयर किया गया है, तो एलिफेंट तो इसके सामने बिल्कुल बेबी नजर आता है। उसके अलावा IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है ये। और ये देखिए, वेल एक मैमल होता है, मेल एक फिश नहीं होती है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। मेल एक फिश नहीं होती है, ये एक मैमल होता है। नॉर्थ अटलांटिक में इसको पाई जाती है, और साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसको आप देखने को मिलता है। अ, इतना ही काफ़ी आपके लिए। 1978 में इसको ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, लेकिन जापान आज भी इसको पकड़ता है अनफॉर्चुनेटली। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। नेशनल कल्चरल फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अभी देखिए, नेशनल कल्चरल फंड बहुत पुराना है। 1996 में इसको बनाया गया था, और ये एक तरह से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ट्रस्ट होती हैं, वो यहाँ पे चैरिटी कर सकती हैं और इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये फंड क्या करता है? जो हमारा कल्चर हेरिटेज है, इंडिया का बहुत रिच हजारों सालों का कल्चर हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो अभी जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं शेखावत जी, इन्होंने कहा है कि हम लोग इस फंड के पैसे का यूज करेंगे इंडिया के कल्चर को और हमारे हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। वो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको नेशनल कल्चर फंड के बारे में बस पता होना चाहिए। ये PPP मॉडल पे भी काम करता है, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके भी कुछ प्रोजेक्ट चलाता है जहाँ पे हम लोग हेरिटेज को कंजर्व कर सकें, वो सब किया जाता है। बाकी वो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, मोनूमेंट को अपग्रेड करना, प्रमोट करना, म्यूजियम को एस्टेब्लिश करना, जो पुराने म्यूजियम हैं उनको अपग्रेड करना, नए म्यूजियम्स को कंस्ट्रक्ट करना, वो सब यहाँ पे बेसिकली इसके द्वारा किया जाता है। और जो हमारे कल्चर मिनिस्टर होते हैं वो इसको चेयर करते हैं, उनके साथ 20-25 लोग और होते हैं जो इसके साथ काम करते हैं। उसके अलावा जो कंपनी का CSR होता है, यानी कि जो 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 हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके अंडर भी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे चैरिटी कर सकती हैं। और जितना पैसा इसको मिलता है फंड को, वो 100% टैक्स फ्री होता है बेसिकली, ठीक है, टैक्स वैक्स देना नहीं होता है। इसके जो अकाउंट होता है उसको CAG उसको रेगुलेट करता है। रोल मैंने आपको बता ही दिया, हेरिटेज को प्रमोट करना एंड ऑल दैट, वो सब यहाँ पे किया जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें।
अचानक हमारा टाइगर रिजर्व, यहां पे एक ब्लैक पैंथर को देखा गया अभी थोड़े समय पहले। देखिए ब्लैक पैंथर ऐसा नहीं है कि ब्लैक पैंथर को एक नया स्पीसीज है, नहीं, ब्लैक पैंथर लेपर्ड ही होता है बेसिकली, लेकिन ये ब्लैक कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली म्यूटेशन की वजह से होता है। जो हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन होता है, जो जो मेलेनिन होता है बेसिकली, उस मेलेनिन की वजह से जो बालों का कलर है, जो स्किन का कलर है, वो डिसाइड होता है। तो कभी कभी जब इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेलेनिन हो जाता है तो इनकी जो स्किन है और जो इनके हेयर हैं वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कोई नया स्पीसीज नहीं है, ये लेपर्ड ही होता है। ये आपको जैगवार में भी देखने को मिलता है, जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं। इंडिया में जो लेपर्ड होते हैं वो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा लगता है दिखने में, बड़ा खूबसूरत लगता है, ब्लैक कलर वाला अच्छा लगता है। तो अभी ये वहाँ पे अचानक हमारा टाइगर रिजर्व के अंदर इसको स्पॉट किया गया, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। कहाँ पे पड़ता है? जो सतपुड़ा हिल्स हैं, मैकाल हिल्स मध्य प्रदेश में, और जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है वहाँ पे भी कुछ एरिया कवर करता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। 1975 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में 2009 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, 3 रिवर हैं बेसिकली यहाँ पे, नर्मदा, जोहिला और सोन रिवर। सोन रिवर गंगा के ट्रिब्यूटरी है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट होती है। दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा which originates from the central part and flows northward and then it meets गंगा। थोड़ा आपने याद रखना है। वेजिटेशन कौन सी मिलती है यहाँ पे? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। देखिए ड्राई डेसिडियस तो आप मान के चलिए इंडिया में हर फॉरेस्ट में मिलेगा, लेकिन जो एवरग्रीन है और जो मॉइस्ट डेसिडियस है वो कहीं कहीं पे मिलता है। ये जो अचानकमार टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे ज्यादातर जो वेजिटेशन है वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट डेसिडियस। देखिए है तो ये भी डेसिडियस ही होता है। डेसिडियस मतलब जो अपने पत्ते झाड़ लेते हैं, पतझड़ वन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एवरग्रीन वो होते हैं जंगल जो साल भर हरे भरे रहते हैं, ये भी डेसिडियस होते हैं, लेकिन ये डेसिडियस थोड़े से मॉइस्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है। भाई सीधी सी बात है, हिली एरिया है ना, तो रेनफॉल नॉर्मली तो ज्यादा होगा ही थोड़ा सा, तो उसको मॉइस्ट डेसिडियस कह रहे हैं। एवरग्रीन नहीं है, डेसिडियस है, लेकिन ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर ज्यादा होता है, रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो टाइगर, चीतल, सांबर, जैकोल, चिंकारा विंकारा सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कई ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, जैसे बेगा और गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब भी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, बस इस कॉन्टेक्स्ट में अपने इतना ही याद रखना है। छोटे छोटे से टॉपिक थे आज, तो कोई ऐसा टॉपिक लगा नहीं मुझे जिसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की टाइप की रिक्वायरमेंट हो। प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होती है, एग्जाम में 2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से। ठीक है जी, चलो तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। मेंस वाले टॉपिक का वीडियो आ चुका है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हम लोगों ने बनाया था, उसको जाके जरूर देखें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखें। हो सके तो नोटबुक लेके बैठें, पेन लेके बैठें, आप नोट्स ले सकते हो, और अगर आपको पहले से नोट्स अपने बना रखे हैं तो अपने नोट्स को अपग्रेड कर सकते हो। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, ठीक है, उसको जरूर देखें। और आप कौन से टॉपिक से वीडियो चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बाकी अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं सभा को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।